वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो बिहार आमीन के लिए यहाँ पर आपके लिए सीट चलाया जा रहा है, जिनमें टोटल आपके 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये सभी प्रश्न जो आपके पहले जो बिहार आमीन के एग्जाम हुए उन पर आधारित ये सारे प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों का आप अटेम्प्ट करके जरूर देखिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि कुल 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। और बिहार आमीन के लिए टोटल जो आपके लिए यहाँ पर 10 सेट चलाया जा रहा है, जिनमें आपके 1 से लेकर 8 तक यानी कि टोटल अभी तक 8 सेट हो चुके हैं। आपका ये जो है 9वां नंबर सेट इस वीडियो में चलेगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यह आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन। यहाँ पर आपका ग्राफ में दिया गया है, वर्ष के नाम दिए गए हैं और कक्षा 9, 10, 11, 12 में जो है वर्षों के हिसाब से सभी में जो है प्रतिशत अंक दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2012 से 16 में, वर्ष 2012 से 16 में कक्षा 9 के अंकों का औसत प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले 2012 से 16 में कक्षा 9 कौन सा है, तो कक्षा 9 आपका यहाँ पर है। तो 2012 में 90%, 2013 में 70%, उसी तरीके से 2016 तक यहाँ पर प्रतिशत अंक लाए गए। तो यहाँ पर औसत प्रतिशत अंक पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी प्रतिशतों का योग निकालकर उसके जो है कुल साल से भागा दे देंगे, तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा, यहाँ पर अंकों का औसत प्रतिशत निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी साल का प्रतिशत यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 90 या 70 आपका कितना होता है, 916, 160, 160 160 आपका कितना होगा, तो 220 होगा। 220 और 50 आपका कितना होता है, 270। अब 5 आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा तो यहाँ पर भी आपका 60 बन जाएगा, यानी कि आपका 270 और आपका 60 कितना होगा, तो 330 होगा। यानी कि कुल मिलाकर कक्षा 9 में 330% अंक जो है प्राप्त किए गए हैं कुल सालों में यहाँ पर। और टोटल यहाँ पर जो है नंबर ऑफ ईयर यानी कि सालों की संख्या कितनी है, वर्ष की संख्या कितनी है, तो टोटल 5 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका सभी वर्षों का यानी कि कक्षा 9 के अंकों का औसत प्रतिशत निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से 330 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 5 छक 30, फिर 3 बचेगा तो 5 छक 30, यानी कि औसत अंकों का प्रतिशत आपका कितना आ गया, 66%, यानी कि 66% आपका आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दिया गया है कि साज और सौम एक साथ 9 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। यानी कि साज और सौम मिलकर जब दोनों काम करते हैं तो दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, तो 9 दिन में पूरा करते हैं। फिर बोला गया कि साज स्वयं 15 दिन में वही काम को पूरा कर सकती है। यानी कि अगर साज अकेले उस काम को करती है तो कितने दिनों में पूरा करती है, 15 दिनों में पूरा करती है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वही काम, उसी काम को सौम जो है स्वयं कितने दिनों में कर सकते हैं। तो मैं आपको टाइम एंड वर्क में काफ़ी बार बता चुका हूं कि टोटल वर्क बराबर आपका क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। यानी कि कुल का TW यानी कि टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य होता है, ई से इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, टी से टाइम यानी कि समय होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, साज और सौम का दोनों का मिलाकर कार्य क्षमता और साज का कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी निकालने की हमें जरूरत है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, साज और सौम दोनों मिलकर जो है किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 9 दिन में पूरा करते हैं। और उसी काम को साज अकेले जो है कितने दिनों में पूरा करती है, तो 15 दिनों में पूरा करती है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, 15 और 9 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम ले लेंगे। तो 15 और 9 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम कितना होता है, तो आपका 45 एलसीएम होता है 15 और 9 का। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि 45 को 9 से भाग देंगे, 45 को क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 5 आएगा। आपका कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि साज और सौम जो है दोनों मिलकर 5 की कार्य क्षमता से काम कर रही है। साज और सौम जो है दोनों मिलकर कितने की कार्य क्षमता से काम कर रही है,
5 की कार्य क्षमता से काम कर रही है। और क्या करेंगे आप 45 को 15 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 45 को जब 15 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि साज जो है अकेले कितने की कार्य क्षमता से काम कर रही है, 3 की कार्य क्षमता से काम कर रही है। जब दोनों मिलकर काम करती है तो कितने की कार्य क्षमता से काम करती है, 5 की कार्य क्षमता से। और जब साज अकेले काम करती है तो कितने की कार्य क्षमता से काम करती है, 3 की कार्य क्षमता से कार्य करती है। तो जब हम लोग 5 - 3 करेंगे, क्या करेंगे, 5 - 3 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, किसकी कार्य क्षमता निकल जाएगी, सौम्य की कार्य क्षमता निकल जाएगी। क्योंकि जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो 5 की कार्य क्षमता से काम करते हैं, और साज जब अकेले काम करती है तो 3 की कार्य क्षमता से काम करती है। तो जब दोनों के कार्य क्षमता से साज की कार्य क्षमता को माइनस करेंगे तो किसका निकल जाएगा, सौम्य की कार्य क्षमता निकल जाएगी। यानी कि 5 में से 3 गया तो आपका कितना बचा, 2 बचा। यानी कि साज की कितनी कार्य क्षमता है, तो 2 है। तो साज को करना कितना काम है, क्योंकि कुल कार्य कितना है आपका, 45 है। यानी कि साज को जो है करना कितना काम है, 45 काम करना है। और कितने की कार्य क्षमता से प्रतिदिन कितने काम करेगी, तो 2 काम करेगी। यानी कि करना काम 45 है, करेगी काम 2 की कार्य क्षमता से। जब टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य बटा एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता से जब डिवाइड किया जाता है तो क्या निकल जाता है, टाइम यानी कि समय निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पर किसका समय निकल जाएगा, सौम्य का समय निकल जाएगा। तो 45/2 यहाँ पर पूर्णांक में चेंज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 22.1/2 डेज। यानी कि 22.1/2 दिनों की यहाँ पर समय लगेगा, किसको, सौम्य को उस कार्य को करने में। तो इस प्रश्न का यहाँ पर सारे 22 दिन बिल्कुल सही आंसर होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। मैं बॉड मास थ्योरम काफी बार पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि क्या होता है। बॉड मास थ्योरम आपका क्या होता है, BOD होता है। बी से आपका क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका बिग ब्रैकेट, एक आपका मिडिल ब्रैकेट, एक आपका स्मॉल ब्रैकेट होता है। ओ से आपका क्या होता है, ऑफ होता है और हिंदी में का दिया हुआ रहता है। डी से क्या होता है, डिवाइड यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुना, ए से ऐड यानी कि जोड़, एस से सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा होता है। जो आपका बॉड मास में यानी कि ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट का हल करेंगे, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवाइड का। यानी कि बॉड मास थ्योरम के हिसाब से जो पहले है उसे पहले और जो बाद में है उसे बाद में हल करेंगे। तो चलिए सिंप्लीफिकेशन का यहाँ पर सॉल्यूशन यानी कि हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का सारा हल कर लेंगे। तो 18 में से 14 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 18 में से जब 14 को माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, तो 4 बचेगा। कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। यहाँ पर फिर ब्रैकेट के बाहर क्या, ऑफ है। तो इसके बाद ब्रैकेट के बाद किसका सॉल्यूशन किया जाता है, ऑफ यानी कि का सॉल्यूशन किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑफ मतलब क्या होता है, गुना होता है। ऑफ मतलब क्या होता है, गुना होता है। लेकिन इसे गुना से पहले जो है इसका सिंप्लीफाई यानी कि इसे हल किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। बाकी सारा क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे हम लोग। 62 माइनस 5 चौका आपका कितना हो गया, 20 हो गया। आगे क्या है, ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे। यहाँ पर गुना है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर गुना कर देंगे तो 7 पचे कितना हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर लिया हम लोगों ने, सारा सॉल्यूशन कर लिया। यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर से फिर 20 माइनस कर देंगे। तो 62 और 35 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 97 होगा। 62 और 35 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा, 5 2 7 6 3 9 यानी कि 97 होगा। और 97 में से 20 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, तो 77 बचेगा। 97 में से 20 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 77 बचेगा। यानी कि सिंप्लीफिकेशन का आंसर क्या आएगा, 77। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर दिया गया है कि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है 2 सालों के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से 6,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ट्री मेथड लगाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले 6,000 का 3% कितना होता है, 6,000 का आपका 3% कितना होता है, तो 180 रुपये होता है। कितना होता है, 180 रुपये। अगर आप निकालना चाहे तो इसे साइड में करके निकाल सकते हैं कि 6,000 का 3% कितना होता है, तो 3/100, 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 6 आपका कितना हो गया, 180। यानी कि 180 रुपये जो है क्या लगता है,
6,000 पर 3% की दर से पहले वर्ष में 180 रुपया क्या लगता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। हमें कितने साल का चाहिए, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो आप क्या करेंगे, दूसरे साल में भी चक्रवृद्धि ब्याज हमें लगाना है। तो 180 रुपया जो आपका पहले साल में ब्याज लगा उतना ही ब्याज अब क्या लगेगा, दूसरे साल में भी लगेगा। जितना साल में पहले साल में आपका ब्याज लगा था उतने ही आपका क्या लगेगा, दूसरे साल में भी ब्याज लगेगा। लेकिन जो आपका पहले साल में ब्याज लगा अब क्या लगेगा, उस पर भी ब्याज लगेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है आपका ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। यानी कि जो आपका 180 रुपये पिछले साल ब्याज लगा था उस पर भी अब क्या लगेगा, दूसरे साल में ब्याज लगेगा। यानी कि 180 पर भी 3% क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। 180 रुपये पर भी क्या लगेगा, 3% का ब्याज लगेगा। तो 180 का 3% कितना होता है, तो 18 तिया 54 यानी कि 5.4 रुपये का क्या लगेगा, दूसरे साल में 180 रुपये पर भी ब्याज लगेगा। तो आप क्या करेंगे, हम लोग सभी को जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि कुल जो है चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर निकल जाएगा। तो 18 दूनी 36 यानी कि 360 प्लस 5.4 तो टोटल आपका कितना हो जाता है, 365.4 रुपये क्या हो जाता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होता है। पॉइंट के बाद आपका जीरो का कोई भी वैल्यू नहीं होता। तो यहाँ पर आपका कितना आंसर होगा, 365.4 रुपये क्या होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया कि एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितने वर्ष है, 22 वर्ष यानी कि 22 ईयर है। फिर बोला गया कि जब टीम के कोच की आयु इसमें शामिल की जाती है तो औसत आयु क्या हो जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टीम के कोच की आयु कितनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले 11 खिलाड़ियों का औसत आयु कितना दिया गया है, 22 वर्ष यानी कि 22 ईयर दिया गया है। कितना दिया गया, 22 ईयर यानी कि 22 साल दिया गया, 11 खिलाड़ियों का औसत दिया गया। लेकिन जब बोला कि कोच उसमें शामिल हो जाते तो औसत आयु क्या हो जाती, 1 वर्ष बढ़ जाती है। यानी कि 11 खिलाड़ी पहले थे, एक कोच और उसमें शामिल हो गए, यानी कि टोटल यहाँ पर जो है आदमियों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। टोटल आदमियों की संख्या अब कितनी हो गई, 12 होगी। और 12 आदमियों की औसत संख्या में एक तरीके से अब क्या हो गई, 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। यानी कि टोटल एज में कितने की वृद्धि हो गई होगी, अगर 12 आदमी है प्रति 1 वर्ष यानी कि औसतन में 1 वर्ष वृद्धि हो रही है, यानी कि कुल कितनी आयु की वृद्धि हो गई होगी, 12 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि कोच के शामिल होने के बाद कुल आयु में कितने की वृद्धि हो गई, 12 वर्ष की वृद्धि हो गई। यानी कि पहले औसतन जो है 22 था, लेकिन प्रिंसिपल आने के बाद, कोच आने के बाद उसके बाद जो है कुल आयु में 12 की वृद्धि हो गई। तो जब हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, जो आपके कोच नए शामिल हुए उनका जो है क्या निकल जाएगा, आयु यानी कि उनका एज निकल जाएगा। तो यहाँ पर 22 और 12 आपका कितना हो जाएगा, 34 होगा। कितना होगा आपका, 34 साल। यानी कि उस कोच के जो है कितने वर्ष है, 34 साल के है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज कुल राशि का जो है 16/25 है। यानी कि साधारण ब्याज जो है कुल राशि का क्या है, 16/25 है। यानी कि ये 16 यूनिट जो है आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज है। और नीचे जो आपका 25 है वो आपका क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है। फिर आगे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया आगे कि यदि दर प्रतिशत और समय दोनों क्या है, समान है, यानी कि जितना दर यानी कि रेट है उतना ही आपका समय यानी कि क्या है, टाइम है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ब्याज दर यानी कि रेट क्या होगी। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, रेट और टाइम क्या बोला गया, बराबर है। रेट और टाइम क्या बोला गया, बराबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको हमेशा पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है P
इंटू आर इंटू टी बाई क्या हो जाता है आपका 100 हो जाता है। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एकमात्र ये फॉर्मूला होता है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है। यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना था, तो 25 यूनिट था, तो यहाँ पर 25 लिख देंगे। रेट यानी कि हमें दर निकालना, तो उसे क्या करेंगे, आर से डिनोट कर देंगे। और टाइम को हम लोग क्या आर मान सकते हैं, क्योंकि रेट यानी कि आर के बराबर ही टी है, यानी कि रेट के बराबर ही टाइम है। तो यानी कि टी को हम क्या मान सकते हैं, आर ही मान सकते हैं, क्योंकि रेट को हम लोग आर माना तो टी को भी हम लोग आर मान सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, आपस में बराबर है। नीचे क्या लिख देंगे, नीचे 100 लिख देंगे। और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आपका कितना मिला है, तो 16 यूनिट यानी कि 16 रुपये मिला है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 16 लिख देंगे। बाकी क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका रेट यानी कि दर आ जाएगा। 25 से काटेंगे तो 100 को तो कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में। आर इंटू आर आपका क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 16 चौक 64 हो जाएगा। यानी कि 64 किसका स्क्वायर बनता है, तो 8 का स्क्वायर बनता है, क्योंकि जब इधर स्क्वायर है तो इधर क्या, जब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। यानी कि रूट 64 तो किसका स्क्वायर होता है 64, तो 8 का स्क्वायर होता है। यानी कि रेट आपका कितना आ गया, 8%। यानी कि इस राशि पर यानी कि 25 यूनिट राशि पर जो है 8% का आपका ब्याज लगता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दिया गया है कि 36 और 121 के बीच का माध्य अनुपात जो है निम्न में से किसके बराबर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो माध्य अनुपात निकालने का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि माध्य अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट। अंडर रूट में क्या होता है, अंडर रूट में आपका होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है। ये क्या निकालने का, माध्य अनुपात निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का क्या होता है, अंडर रूट होता है। क्या होता है, अंडर रूट होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहली संख्या कितनी है, तो 36 है। दूसरी संख्या कितनी है, 121 है। तो 36 किसका स्क्वायर बनता है, 36 किसका स्क्वायर बनता है, तो 6 का स्क्वायर बनता है। 121 किसका स्क्वायर बनता है, तो 11 का स्क्वायर बनता है। यानी कि अंडर रूट के बाहर जब 36 को अंडर रूट के बाहर लाएंगे तो किसका स्क्वायर बनेगा, 6 का बनेगा। 36 121 का 11 का बनेगा। यानी कि जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 11 छक 66 हो जाएगा। यानी कि दो संख्या है 36 और 121 का माध्य अनुपात आपका कितना आ गया, 66 आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका क्या है, पहले वाले ही ग्राफ है। इसमें जो है क्या दिया गया है, सभी वर्ष के नाम दिए गए थे और यहाँ पर आपके कक्षा के जो है प्रतिशत, तो अंक में जो है अंक का प्रतिशत यहाँ पर सारे वर्षों में दिया गया है सभी कक्षाओं का। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सभी 5 वर्षों में किस कक्षा का औसत प्रदर्शन जो है सबसे कम है। तो यहाँ पर हमें औसत प्रदर्शन निकालने से पहले सभी कक्षा का जो है औसत अंक यानी कि औसत अंकों का प्रतिशत निकालना पड़ेगा, सॉरी अंकों का योग निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सभी अंकों का जो है योग प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है कितने से भाग दिया जाएगा, यहाँ पर 5 से सभी संख्याओं में भाग दिया जाएगा। तो जिसका योग सबसे कम होगा उसका ही जो है क्या होगा, औसत प्रदर्शन सबसे कम होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कक्षा 9 में जो है कुल कितने प्रतिशत जो है अंक प्राप्त किए गए। तो कक्षा 9 में सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 916, 16 6 22, 22 और 5 27, 5 आपका इसमें जुड़ जाएगा 55 में तो 60, तो 27 और 6 आपका कितना हो गया 33, यानी कि 330% अंक जो है कक्षा 9 में प्राप्त किए गए थे। अब किसका चेक करेंगे, कक्षा 10 का चेक करेंगे हम लोग। तो कक्षा 10 का जो है किसका है, कक्षा 10 का जो है यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, इकाई अंक जोड़ेंगे तो आपका 5 5 10, 10 8 18, 18 5 आपका कितना हो गया 23, 23 तो हाथ में 2, 8 से 14 3 17, 4 21, 4 21, 4 आपका हो गया 25, 25 और 2 हाथ में आपका शेष था यानी कि 27 हो जाएगा। अब किसका चेक करेंगे, कक्षा 11 का चेक करेंगे। यहाँ पर जोड़ेंगे इकाई अंक तो 5 2 7 2 9 और 17, 2 आपका कितना हो गया 19, हाथ में 1, 8 से 14 3 17 3 20 3 23 1 आपका कितना हो गया शेषफल जोड़ेंगे तो
24 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि कक्षा 9 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसका योग अभी तक जो है 2 संख्याओं से यहाँ पर अधिक दिख रहा है, और यहाँ पर कक्षा 9 से भी अधिक किसका दिख रहा है, कक्षा 10 का योग दिख रहा है। तो यानी कि कक्षा 10 भी आपका औसत अंक जो है सबसे कम नहीं हो सकता। यहाँ पर अभी तक क्या है आपका कक्षा 11 का बन रहा है, आगे चेक करेंगे कक्षा 12 का भी चेक करेंगे, सभी का योग करके इकाई अंक जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 8 आपका कितना होता है 29 होता है, तो हाथ में 2, 7 5 12, 3 15, 3 18, 3 21 और 2 आपका कितना हो गया 23 हो गया। यानी कि सबसे कम जो है अंकों का प्रतिशत योग जो है सबसे कम किसका आया है, क्लास 12 का, यानी कि कक्षा 12वीं का आया है। यानी कि इसी का जो है सबसे औसत क्या होगा, कम होगा, क्योंकि सभी को क्या करना है, पास से डिवाइड करना है। तो जब सभी को पास से डिवाइड करेंगे तो जिसका योग सबसे कम होगा उसी का जो है औसत सबसे कम आएगा। यहाँ पर जो है सबसे कम औसत प्रदर्शन करने वाले जो है कौन से कक्षा के छात्र हैं, क्लास 12 के जो है छात्र है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दिया गया है कि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 2:3 है, और उनकी ऊंचाई का अनुपात कितना है, तो 3:2 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उनके आधार यानी कि उनके बेस का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका बेस हो जाता है, ये आपका हाइट हो जाता है। तो किसी भी ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल हो, उसका एरिया जो है इस फॉर्मूले से आपका निकाला जा सकता है। किस फॉर्मूले से, हाफ इंटू बेस इंटू यानी कि आधार इंटू हाइट यानी कि ऊंचाई। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है किसी भी त्रिभुज में। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। बेस मतलब क्या होता है, आधार। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, उसके आधार का अनुपात पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूला पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे कि पहला ट्रायंगल है, तो पहला ट्रायंगल तो हाफ इंटू बेस। तो बेस को क्या मान लेंगे, सबसे पहले पहला ट्रायंगल का बेस क्या मान लेंगे, b1 मान लेंगे, यानी कि हाफ इंटू b1 इंटू पहले त्रिभुज की जो है ऊंचाई में या अनुपात में जो है कितने यूनिट जो है यहाँ पर वैल्यू दिया गया था, 3 यूनिट, यानी कि यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे। फिर जो है दूसरे त्रिभुज का जो है कितना यहाँ पर क्षेत्रफल, तो हाफ इंटू इसके बेस को क्या मान लेंगे, b2 मान लेंगे, ताकि आगे बेस को जो है कंफ्यूजन ना हो बेस के रेशियो में। फिर क्या करेंगे, दूसरे त्रिभुज का हाइट यानी कि ऊंचाई का अनुपात में जो है वैल्यू कितना दिया गया था, 2 दिया गया था, यानी कि यहाँ पर 2 गुना कर देंगे। और दोनों के जो है अनुपात में जो है कितना वैल्यू था, उनके क्षेत्रफल के अनुपात कितना था, तो 2:3 था, यानी कि 2/3 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो दोनों त्रिभुजों के आधार का अनुपात हमें पता चल जाएगा। तो हाफ से हाफ काटेंगे तो कट जाएगा यहाँ पर, यानी कि b1/b2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, b1/b2 निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 दूनी 4 बटा 3 तिया 9। आंसर आपका रेशियो में पूछा जा रहा है, तो रेशियो में यानी कि अनुपात में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दिया गया है कि 5 निरंतर संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। तो आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या यानी कि इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बोला गया क्या गया आपसे कि निरंतर संख्या यानी कि लगातार कोई प्राकृतिक यानी कि नेचुरल संख्या है। जैसे कि सबसे छोटी संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते, फिर उससे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, x+1 हो जाएगी, क्योंकि निरंतर यानी कि लगातार बोला जा रहा है। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी x+2, चौथी संख्या x+3 हो जाएगी, और पांचवी संख्या क्या हो जाएगी, x+4 हो जाएगी। तो हम लोगों ने सभी पांचों संख्या को क्या मान लिया, x+1, x+2, x+3, x+4 मान लिया। तो यहाँ पर 15 क्या दिया गया है, उन पांचों संख्याओं का औसत दिया गया। तो औसत कब निकालेंगे, जब सभी संख्याओं का योग करेंगे और टोटल नंबर से क्या करेंगे, विभाजित, यानी कि टोटल नंबर कितना है, 5 है। तो जब कुल संख्याओं के योग को
कुल संख्या से भाग देंगे तो क्या निकलता, औसत निकलता। तो औसत आपका कितना दिया गया, 15 दिया गया। तो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, आपका यक्स का मान निकल जाएगा। यक्स का मान निकल जाएगा तो हम लोग सबसे बड़ी संख्या क्या थी, यक्स प्लस 4 थी, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या यही होगी आपकी, क्योंकि ये जो है यक्स प्लस 4 किया गया है इसमें, तो ये आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो आपकी सबसे बड़ी संख्या भी यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। तो सभी यक्स को जोड़ेंगे तो टोटल यक्स कितना हो जाएगा, तो 5 यक्स होगा। कितने यक्स हो जाएंगे, 5 यक्स हो जाएंगे। और सारे नंबर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 5 कितना होता है, 75 होता है। यानी कि जब 75 में से 10 यक्स उधर बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। यानी कि 75 में से 10 गया तो आपका कितना बचेगा, 65 बचेगा। यानी कि 5 से 65 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 13 बार में चला जाएगा। यानी कि यक्स का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। तो हमें निकालना क्या है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यक्स प्लस 4, यानी कि यक्स का वैल्यू कितना आया, 13 आया। तो क्या करेंगे, इसमें 4 प्लस करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या यानी कि बिगेस्ट नंबर इन पांचों नंबर में से हमें ज्ञात हो जाएगा। तो 13 4 आपका कितना होता है, 17 होता है। यानी कि इन सभी 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो 17 सबसे बड़ी संख्या है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 17 सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर दिया गया है कि एक बोर्ड परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 75% क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। यानी कि टोटल जो है किसी भी बोर्ड परीक्षा में टोटल जो है कितने प्रतिशत असल में छात्र होते हैं, तो 100% छात्र होते हैं। किसी भी परीक्षा में या फिर किसी भी जो है संख्या का कुल संख्या कितना होता है, 100% होता है। तो उसमें से बोला गया कि 75% क्या हो गए, पास हो गए। 75% क्या हो गए, 100% में से 75% पास हो गए। तो फेल कितने हो गए होंगे, तो 100 - 75 यानी कि 25% क्या हो गए होंगे, फेल हो गए होंगे। तो फिर बोला गया क्वेश्चन में कि यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या जो है कितनी है, 625 है। यानी कि ये 25% बराबर टोटल कितने स्टूडेंट है, 625 स्टूडेंट है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कुल परीक्षार्थियों की जो है संख्या कितनी है। तो कुल परीक्षार्थी कितने थे, 100% थे। कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी, 100%। तो 25% बराबर अगर 625 स्टूडेंट है तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर 25 से 625 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 1% बराबर आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 से जब 625 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 25 बार में चला जाएगा। आप हमेशा जो है, मैं काफ़ी बार पहले वाले वीडियो में बोल चुका हूँ कि 1 से 30 तक आप हमेशा स्क्वायर याद रखें। इस तरीके के प्रश्न में आपको इससे आसानी होगी कि जो है समय की भी आपकी इसमें बचत होगी, जिससे कि आप अन्य प्रश्न में भी आप समय दे सकते हैं। तो यहाँ पर 1% बराबर कितने स्टूडेंट आ गए, टोटल 25 स्टूडेंट। हमें चाहिए क्या, 100% का वैल्यू चाहिए। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, 100% का वैल्यू निकल जाएगा। यानी कि 100% बराबर टोटल कितने छात्र थे, तो 2500 छात्र थे। कितने छात्र थे, कुल 2500 छात्र थे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दिया गया कि दो ट्रेन विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अलग अलग स्थानों से 360 किलोमीटर की दूरी से आ रही है। तो आपसे पूछा गया है कि कितने घंटे बाद जो है एक दूसरे से मिलेगी, यानी कि आपको समय निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर आपका क्या होता है, समय बराबर आपका होता है दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है आपका समय बराबर, दूरी बटा चाल। समय यानी कि टाइम, दूरी यानी कि डिस्टेंस, चाल यानी कि स्पीड होता है। तो ये आप फार्मूला आप हमेशा याद रखेंगे कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो हमें निकालना क्या है, समय ही निकालना है कि वे एक दूसरे को कितने समय बाद जो है मिलेंगे। तो हमें समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर दूरी लिखते हैं। तो टोटल जो है एक दूसरे के बीच की दूरी कितनी है, तो 360 किलोमीटर है। एक दूसरे के बीच की दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर है। अब बोला गया कि दोनों ट्रेन जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब विपरीत दिशा में
विपरीत दिशा में जब दो ट्रेन चलती है, जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है तब उनके चाल क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में चलते हैं तब दोनों ट्रेन के चाल क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। अगर वो एक ही दिशा में, अगर बोला जाए आपको कि विपरीत दिशा की जगह बोला जाता आपसे कि दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, तब चाल क्या होता है, घटता है। लेकिन जब आपसे बोला जाए क्वेश्चन में कि दो ट्रेन विपरीत दिशा से जो है चल रही है, तब उनका चाल क्या होता है, आपस में जुड़ता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, दोनों को चाल को जोड़ देंगे। तो 40 और 50 आपका कितना होता है, 90 होता है। कितना होता है आपका, 90 होता है। तो क्या करेंगे, 360 को 90 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में। यानी कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से जो है 4 घंटे बाद मिलेगी। कितने घंटे बाद मिलेगी, 4 घंटे बाद मिलेगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर दिया गया है कि सबसे बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है जिससे 146, 248, 611 को विभाजित करने पर शेषफल 2, 8 और 11 आती है। यानी कि कोई संख्या है, कोई संख्या से जब 146 को विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 2 बचता है। यानी कि जब 146 में से 2 माइनस कर देंगे, 146 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आपका, 144 आएगी। यानी कि वो संख्या क्या होगी, जो भी संख्या है अब वो क्या करेगी, 144 को पूरी तरीके से यहाँ पर काटनी चाहिए। फिर क्या बोला गया कि 248 में 8 शेषफल बचता है, तो 8 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 240। यानी कि वो संख्या क्या होगी, अब 240 को पूरी तरीके से विभाजित करेगी। और तीसरे में क्या बोला गया, 11 शेषफल बचता है। यानी कि 11 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। यानी कि वो संख्या जो है 600 को अब क्या करनी चाहिए, पूरी तरीके से विभाजित करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, जो भी संख्या इन तीनों संख्याओं को विभाजित करेगी पूर्णतः, वही आपकी क्या होगी, आंसर सही होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी ऑप्शनों को यहाँ पर चेक करेंगे। तो 47 से देखेंगे तो यहाँ पर 144, तो 3 से गुना करके देख लेते तो आपका कितना आएगा, 7 तिया 21, 4 तिया 12, 2 14, यानी कि 141 होता है। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 144, यानी कि 47 ये पूरी तरीके से नहीं कटेगी। 24 से देखेंगे तो 24 छक 144 होता है। फिर 24 से तो आपका कितना हो जाएगा, 10 बार में चला जाएगा। 24 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, 24 बचे 120, यानी कि 24 यहाँ पर आपका आंसर हो सकता है। बाकी दो ऑप्शनों को यहाँ पर चेक कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर बोला गया सबसे बड़ी संख्या। तो आप हमेशा, मैं आपको सजेशन दूंगा कि चारों ऑप्शनों को देख ले, क्योंकि कभी कभार आपके परीक्षाओं में दिया हुआ बड़ी संख्याएं, 2 ऑप्शन आपके दे दिए होते हैं जो कि दोनों ऑप्शन से कटते हैं, तो वहाँ पर आपको चेक करना होता है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर आप हमेशा जो है चेक करेंगे चारों ऑप्शनों को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप 612 को देखते हैं तो 612 जो 144 को कभी विभाजित नहीं करेगी, तो यहाँ पर नहीं होगा। 144 यहाँ पर देखेंगे तो 144 से विभाजित करेगी, लेकिन 240 को विभाजित नहीं करेगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 भी बिल्कुल सही नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका एकमात्र ऑप्शन है जो तीनों संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर रही है। तो यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर दिया गया है कि शीला 24 रुपये में 3 कलम खरीदती है। फिर बोला गया कि और उसे जो है 18 रुपये में 2 कलम, 18 रुपये में कितने कलम, 2 कलम, और 45 रुपये में 1 कलम बेचती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत कितनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया कि 24 रुपये की दर से कितने कलम शीला खरीदती है, तो 3 कलम खरीदते। यानी कि शीला जो है 3 कलम खरीदने में कुल कितने रुपये लगाया होगा, तो शीला जो है कुल कलम खरीदने में कितने रुपये लगाई होगी, तो 24 रुपये में प्रति कलम। तो 3 कलम खरीदे तो कितने रुपये लग गए, तो 24 या 72 रुपये लग गए 3 कलम शीला को खरीदने में। फिर बोला गया कि एसपी यानी कि विक्रय मूल्य आपका कितना होगा, तो बोला गया कि 18 रुपये की दर से कितने कलम बेचे गए, 2 कलम बेचे गए। यानी कि कितने रुपये में टोटल 2 कलम बेचे गए, तो 18 दूनी 36 रुपये में बेचे गए, और प्लस 1 कलम जो अगला कलम था कितने में बेच दिया गया, 45 रुपये में बेच दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर उसे जो है कितना में बेचा, तीनों कलम। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 6 5 11, 4 3 7 1 8, यानी कि 81 रुपये में
कुल जो है तीनों कलम को बेचा गया, खरीदा गया 72 रुपये में, बेचा गया कितने 81 रुपये में, तो कुल मिलाकर लाभ कितना हुआ आपका 72 रुपये में 3 कलम खरीदे और 81 रुपये में तीनों कलम को बेच दिया गया। तो कुल मिलाकर जो है उसे लाभ कितने का हो रहा है, तो 81 माइनस 72 यानी कि 9 रुपये का लाभ हो रहा है। और मैं आपको पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूं कि जब भी आपसे लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत पूछा जाए तो नीचे हमेशा क्या लिखाता है, सीपी लिखाता है यानी कि क्रय मूल्य लिखाता है। तो नीचे क्या लिख देंगे, सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना है 72, तो लिख देंगे 72। परसेंट में चेंज करना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 9 8 72, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 25 पॉइंट में चेंज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। तो लाभ कितने का हुआ आपका 12.5% का क्या हुआ लाभ हुआ, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर दिया गया है कि समानांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम का आधार जो है उसकी ऊंचाई से दुगनी है, यानी कि किसी पैरेललोग्राम का बेस जो है उसकी ऊंचाई यानी कि हाइट से क्या है दोगुनी, यानी कि अगर हाइट हम लोग अगर यक्स यानी कि ऊंचाई अगर यक्स मान लेते हैं तो उसका बेस यानी कि आधार कितना हो जाएगा 2 गुना यानी कि 2x हो जाएगा। फिर बोला गया कि इसका क्षेत्रफल यानी कि उस समानांतर त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना दिया गया 288 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया क्षेत्रफल इस समानांतर चतुर्भुज का। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि समानांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम का आधार क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है आपका बेस इंटू हाइट होता है। एक तो आपका पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज निकालने का एरिया का निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लेकिन एक फॉर्मूला आपका ये भी होता है समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का आधार गुना ऊंचाई होता है। क्या होता है पैरेललोग्राम की एरिया निकालने का एक फॉर्मूला ये भी होता है, क्या होता है बेस गुना हाइट यानी कि आधार गुने ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आधार गुना ऊंचाई करेंगे तो आधार कितना है 2x है, हाइट कितना x है, दोनों का गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो टोटल एरिया यानी कि कुल क्षेत्रफल कितना दिया गया 288 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। तो 2x इंटू एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना है 288, 2 से काटेंगे 288 को तो 144 बार में चला जाएगा। इधर क्या है यक्स स्क्वायर है, स्क्वायर को जब इस अंदर रूट में भेजेंगे तो 144 किसका स्क्वायर होता है तो 12 का स्क्वायर होता है, यानी कि यक्स का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है समानांतर चतुर्भुज का आधार कितना होगा एक निश्चित वैल्यू में, तो यक्स का मान कितना आया 12 आया और बेस यानी कि आधार का वैल्यू कितना है 2x है, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करेंगे 12 पुट करेंगे, यानी कि 2 इंटू 12 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि समचतुर्भुज के यहाँ पर जो है आपका समचतुर्भुज का आधार का जो है यहाँ पर आधार कितना आ गया 24 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर दिया गया कि एक व्यापारी ने 18,800 रुपये में एक मशीन बेची और उसे 6% क्या हुआ नुकसान हुआ। बोला जा रहा है आपसे कि एक व्यापारी ने 18,800 रुपये में एक मशीन बेची और उसे 6% का नुकसान हुआ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मशीन का लागत मूल्य क्या है। तो 6% को क्या करेंगे 6% का क्या बोला गया नुकसान हुआ। तो कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी खुद में कितना होता है 100% होता है। तो नुकसान कितने का हुआ 6% का हुआ, यानी कि उसे जो है 100% में खरीदा था 6% के नुकसान में बेच दिया, यानी कि कितने में बेच दिया 94% में बेच दिया। तो यहाँ पर 94% यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया गया 18,800 रुपया दिया गया, यानी कि 94% बराबर कितना है
18,800 रुपये है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसे कैलकुलेट करेंगे, 94 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया आपका, 200 रुपये आ गया। आपका कितना आ गया, 200 रुपये। हमें चाहिए क्या, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि लागत मूल्य क्या है, तो लागत मूल्य कितना है, 100% है। तो 100%, 1% का वैल्यू कितना है, 200 है। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 200 में 100 गुना कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 200 × 100 तो 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 20,000 हो जाएगा, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 20,000 रुपये। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ये आपका क्या है, पहले वाले ही ग्राफ है, इसमें वर्ष के नाम दिए गए और सभी कक्षाओं में यहाँ पर अंकों का प्रतिशत दिया गया है। तो क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में सभी 4 कक्षाओं का औसत प्रतिशत अधिकतम था। किस जो है वर्ष में जो है औसत जो है कक्षाओं का जो है औसत प्रतिशत अधिकतम था। तो हमें क्या करना होगा, सभी वर्षों का यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा कि किस वर्षों का औसत जो है, यानी कि जिस वर्षों का योग सबसे अधिक होगा, जिस वर्षों का योग सबसे अधिक होगा उसी का औसत सबसे अधिक होगा। क्योंकि सभी टोटल कक्षा की संख्या कितनी है, 4 है, यानी कि सभी संख्याओं का योग में हमें 4 से डिवाइड करना होगा। तो जो इसका योग सबसे अधिक होगा तो 4 का डिवाइड करने पर उसी का जो है सबसे औसत अधिक आएगा, यानी कि जिसका योग सबसे अधिक होगा उसी का औसत भी सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर ऑप्शन में 12, 13, 15, 16 दिया गया, यानी कि 14 हमें कैलकुलेट भी नहीं करना है। यहाँ पर 14 कैलकुलेट भी नहीं करना है क्योंकि 14 आपका ऑप्शन में ही नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन में यहाँ पर यानी कि 14 आपका अधिकतम हो ही नहीं सकता क्योंकि आपका ऑप्शन में ही पहले से नहीं दिया गया। तो 14 को पहले ही हम लोग एलिमिनेट कर दिए, यानी कि 14 आपका बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो 2012 का सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे। तो 2012 का आपका कितना है, तो 9 8 17, 17 और 8 आपका कितना हो गया, 25, 25, 25 और 8 आपका कितना होता है, 33, यानी कि 330% जो है टोटल होता है किसके, 2012 साल में कुल कक्षाओं का। फिर क्या करेंगे, 2013 में जोड़ेंगे कि टोटल जो है कितने प्रतिशत होता है, तो 7 6 13 हो गया आपका। पहले हम लोग इकाई अंक जोड़ लेते तो 5 2 7 8 7 15, हाथ में 1, 7 6 13, 13 6 आपका 19, 19 आपका 24, 24 और 1 आपका कितना हो गया, 25, यानी कि 2013 में कुल मिलाकर कितने हैं, 255% है। यहाँ पर हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने शायद कुछ गलत किया है, 5 2 7 8 7 15, हाथ में 1 बचा है, 7 6 13, 13 6 19, 19 और 5 24, 19 और 5 24, नहीं हम लोगों ने यहाँ पर 2013 में बिल्कुल सही किया। फिर आगे क्या करेंगे, 2015 का चेक करेंगे। यहाँ पर 2015 का चेक करेंगे तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 8 8 16, 16 5 आपका कितना हो गया, 16 5 21, हाथ में 2। फिर आपका इधर कितना आ जाएगा, 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 2 17, यानी कि टोटल कितने प्रतिशत है, 171%। यानी कि आपका 2013 भी नहीं हो सकता, 2015 भी नहीं हो सकता क्योंकि अधिकतम प्रतिशत योग किसका अभी तक है, 2012 का है। अब क्या चेक करेंगे, 2016 का हम लोग चेक करके देख लेते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर इकाई अंक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 10 2 12, 8 20, हाथ में 2, 5 4 9 3 12 3 15, 15 2 आपका कितना हो गया, 17 हो गया। यानी कि 2016 में भी कितना, 170% कुल है, यानी कि टोटल जो औसतन किसका सबसे अधिक आएगा, अगर इसका औसत भी निकालते तो सबसे औसत अधिक इसी का आएगा क्योंकि इसका योग सबसे अधिक है। यानी कि 2012 में सबसे अधिक प्रतिशत जो है औसत प्रदर्शन जो है सबसे अधिक हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर दिया गया है कि 2 ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात कितना है, 3:4 है। 2 ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात कितना है, 3:4 है। फिर बोला गया कि यदि दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की गति क्या है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ये फार्मूला मैं हर एक वीडियो में, एसएससी जीडी के हर एक वीडियो में मैं आपको
इस तरीके के फॉर्मूले बताता आया हूँ कि चाल बराबर दूरी बटा समय, या फिर दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है, या फिर समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। सभी फॉर्मूला एक ही है, सभी को खाली उलट पलट कर लिखा गया है। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। आपके सभी यहाँ पर जो है, यहाँ पर सभी शिफ्ट में आपके इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे पिछले साल में, इसलिए आप हमेशा ये फॉर्मूला याद रखेंगे। तो चलिए इसे हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया है कि दूसरी ट्रेन जो है 5 घंटे में 800 किलोमीटर जाती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, दूसरी ट्रेन की क्या निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं। तो चाल निकालने के लिए क्या किया जाता है, दूरी बटा समय किया जाता है। दूरी कितना दिया गया, 800 किलोमीटर दिया गया, और समय यहाँ पर कितना दिया गया, 5 घंटा दिया गया। तो जब 800 को 5 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पर दूसरी ट्रेन की चाल यानी कि सेकेंड ट्रेन की स्पीड निकल जाएगी। तो 5 से काटेंगे 800 को तो कितना बार में चला जाएगा, 160 किलोमीटर, 16 × 5 = 80 होता है, यानी कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, किसकी स्पीड है, सेकेंड ट्रेन की स्पीड है। तो यहाँ पर दोनों ट्रेन की गति के बीच का अनुपात कितना दिया गया, 3:4 दिया गया। यानी कि दूसरी ट्रेन की गति का यहाँ पर कितने यूनिट वैल्यू दिया गया, 4 यूनिट वैल्यू दिया गया। यानी कि 4 यूनिट बराबर यहाँ पर कितना निकला है स्पीड, 160 किलोमीटर प्रति घंटा निकला है। तो यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं हम लोग, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 से 160 को काटेंगे तो 40 बार में चला जाएगा। यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना वैल्यू है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें चाहिए क्या, पहली ट्रेन की गति चाहिए। तो पहली ट्रेन की गति जो है रेशियो में यूनिट का वैल्यू कितना था, तो 3 यूनिट था। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 × 12 यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी किसकी चाल, आपकी पहली ट्रेन की चाल। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि x, y और z के बीच जो है कितना राशि है, 4600 रुपये की राशि जो है 1/2:2/3:3/4 के अनुपात में क्या किया गया, वितरित किया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि y का हिस्सा कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या गया, क्वेश्चन में दिया गया कि x, y, z का कितना अनुपात है, 1/2:2/3:3/4 है। तो इसे हम लोग फ्रैक्शन में बदल के, फ्रैक्शन से इसे हम लोग किस में चेंज करेंगे, इंटीजर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर इंटीजर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे का सारा संख्या दिया गया है, नीचे का जो सारा संख्या दिया गया उसमें क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यानी कि 2, 3, 4 का क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम यानी कि लघुत्तम ले लेंगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है, तो 2, 3, 4 का एलसीएम आपका कितना होता है, तो 12 होता है। तो सभी में क्या करेंगे, 12 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 12 से सभी में गुना कर देंगे। फिर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका, 6 × 1 यानी कि 6, 4 दूनी 8 हो गया आपका, 3 × 3 आपका कितना हो गया, 9 हो गया। यानी कि x, y, z का जो है रेशियो में यानी कि इंटीजर में वैल्यू आपका कितना आ गया, 6:8:9 आ गया। तो यहाँ पर जो है टोटल राशि कितना दिया गया, 4600 रुपया दिया गया। और यहाँ पर टोटल जो है रेशियो में कितना योग है, तो सभी को जोड़ेंगे तो 8, 6, 14, 14, 9 कितना होता है आपका, 23 होता है। यानी कि 23 यूनिट बराबर कुल कितने रुपये दिए गए, जो तीनों में बांटे गए थे, तो 4600 रुपये। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया आपका, 23 दूनी 46, 23 से काटेंगे 4600 को, तो 23 दूनी 46 यानी कि 1 यूनिट बराबर 200 रुपये। तो हमें चाहिए क्या, y का हिस्सा चाहिए। तो y जो है कितने यूनिट था, तो y 8 यूनिट जो है, कुल हिस्से में से 8 यूनिट हिस्सा किसका था, y का था। तो 1 यूनिट बराबर अगर 200 रुपये, तो 8 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 से गुना करेंगे। तो 8 दूनी कितना हो गया आपका, 1600 रुपया हो गया। यानी कि y का हिस्सा कितना आ गया आपका, 1600 रुपये आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर दिया गया है कि 4000 रुपये बिक्री मूल्य वाले
एक डाइनिंग सेट पर 8% की छूट पर बेचा जाता है, यानी कि 4,000 रुपये आपका क्या है, मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य है। फिर बोला गया इस क्वेश्चन में कि और इस पर जो है क्या किया जाता है, 10% का लाभ होता है, यानी कि 4,000 रुपये का कोई जो है अंकित मूल्य वस्तु है उस पर 8% की छूट दी जाती है, और उस पर जो है छूट देने के बाद भी कितना लाभ कमाता है, 10% का लाभ कमाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डाइनिंग सेट का लागत मूल्य यानी कि उसका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है, उसका क्रय मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है उसका अंकित किया गया मूल्य जो है उससे जो है डाइनिंग टेबल का, डाइनिंग सेट का जो अंकित किया गया मूल्य कितने रुपये है, 4,000 रुपये है। और यहाँ पर जो है छूट कितने का दिया जा रहा है, 4,000 रुपये के कोई मूल्य पर जो है छूट कितने का दिया जा रहा है, 8% का छूट दिया जा रहा है, यानी कि उसे बेचा कितने में जाएगा, तो 92% में बेचा जाएगा। उसे जो है 92% बेचने पर भी लाभ कितने का हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि नीचे कितना आ जाएगा आपका, 110% आ जाएगा। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो चलिए इसे हल करेंगे तो 0 से 0 आपका चला गया, 92 चौक करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 9 चौक आपका कितना हो गया 36, पे कितना हो जाएगा 2 शून्य बढ़ जाएगा आपका बटा 11। पॉइंट में आपका आंसर है तो पॉइंट में यहाँ पर लाएंगे नंबर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितने रुपए हो जाएगा, 11 तिया 33, आपका 3 बचा। फिर से आपका 11 तिया 33, तो आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा, 11 चौक 44, तो 6 बचेगा, तो 11 पची 55, फिर आपका 5 बचेगा तो 11 चौक 44, फिर 6 बचेगा तो 11 पचे 55 आपका हो जाएगा। यानी कि आपका जो है डाइनिंग सेट का लागत मूल्य कितना था, तो 3345.45 रुपये जो है क्या था, उस डाइनिंग सेट का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर दिया गया कि श्वेता जो है 30 घंटे में एक दीवार पेंट कर सकती है। फिर बोला गया कि जबकि अंशुल जो है 40 घंटे में इसे पेंट कर सकता है, यानी कि श्वेता 30 घंटे में एक दीवार पेंट कर सकती है और अंशुल जो है 40 घंटे में एक दीवार पेंट कर सकती है। फिर बोला गया कि यदि वे इसे एक साथ करते हैं और 14,000 का भुगतान प्राप्त करते हैं तो अंशुल का हिस्सा कितना है। तो जब भी रुपये किसी व्यक्ति के बीच में बांटा जाता है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति उनके बीच में अगर राशि बांटा जाता है, यानी कि उसके बीच रकम बांटा जाता है, तो हमेशा किसके अनुपात में बांटा जाता है, तो उसके कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी के अनुपात में बांटा जाता है। जब भी किसी रकम को किसी व्यक्तियों के बीच में बांटा जाता है तो किस आधार पर बांटा जाता है, उसके कार्य क्षमता के अनुपात के आधार पर बांटा जाता है। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया कि श्वेता जो है एक दीवार को कितने समय में पेंट करती है, तो 30 घंटे में पेंट करती है, और उसी दीवार को अंशुल जो है 40 घंटे में पेंट करती है। तो यहाँ पर क्या है, आपका टाइम है, तो टाइम का यहाँ पर अगर अनुपात में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो समय का उल्टा क्या होता है, इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता होती है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समय का उल्टा क्या होता है, कार्य क्षमता होता है। समय का उल्टा यानी कि समय यानी कि टाइम का उल्टा क्या होता है, कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी होता है। यानी कि टाइम अगर 3:4 है तो कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर श्वेता की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है, और अंशुल की कार्य क्षमता कितना है, यहाँ पर 3 है। तो दोनों के बीच जो है इतने ही अनुपात में जो है पैसे को बांटा जाएगा। यानी कि कुल कितने अनुपात हो जाएंगे, तो 4 3 7 यूनिट हो जाएंगे इफिशियंसी। और टोटल जो है कितने रुपये बांटा गया दोनों के बीच में, तो 14,000 रुपये बांटा गया। तो यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 दूनी 14 यानी कि 2,000 रुपये। तो हमें निकालना किसका हिस्सा है, तो अंशुल का हिस्सा निकालना है। तो अंशुल का जो है यहाँ पर कितने यूनिट जो है रुपये में था, तो 3 यूनिट रुपये में था। तो 1 यूनिट बराबर अगर 6,000 रुपये, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2,000 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 6,000।
यानी कि अंशुल का जो है उस रुपये में जो है कितना हिस्सा है, यानी कि कितना रुपये उसे प्राप्त होता है, तो 6,000 रुपये प्राप्त करता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहां पर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक क्रिकेट श्रृंखला में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन जो है ये सारे हैं। ये सारे क्या है, इसके खिलाड़ी के बनाए गए रन है। उसमें पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इन सभी रनों का माध्यक यानी कि मीडियन क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है। मीडियन निकालने का तरीका होता है कि जो भी आपका नंबर दिया गया उसे सबसे पहले क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दे। तो यहाँ पर हम लोग गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये सारे नंबर क्या है, पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित है। क्या है, ये सारे नंबर पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद बीज की संख्या निकाली जाती है। सारे नंबर में से क्या निकाला जाता है, बीज का संख्या निकाला जाता है। जैसे कि इधर 2 संख्या अलग कर देंगे, इधर 2 संख्या अलग कर देंगे, तो बीज की संख्या क्या हो गई, 38 और 56 हो गए। तो 38 और 56 के बीच की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 38 प्लस 56 बटा क्या करेंगे, 2 से विभाजित कर देंगे। तो यहाँ पर 38 प्लस 56 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 से 14 5 3 8 यानी कि 94 आ जाएगा। तो 94 को 2 से काटेंगे तो आपका कितना बार में चला जाएगा, तो 47 बार में चला जाएगा। यानी कि इन पूरे रनों का माध्यक यानी कि मीडियन आपका कितना आ गया, तो 47 आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बॉडमास थ्योरम मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या होता है। तो चलिए इसे हल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है स्मॉल ब्रैकेट का हल करेंगे पहले। तो 15 छक कितना होता है, यानी कि 15 × 6 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 90 होगा। आगे क्या है, भाग का साइन है तो भाग दे देंगे। यहाँ पर 2 तिया कितना होता है, यानी कि 2 × 3 कितना होता है, तो 2 तिया 6 होता है। माइनस 2 पे पावर 2 यानी कि 2 पे पावर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4 हो जाएगा। प्लस आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 में से 6 को भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 90 को जब 6 से भाग दिया जाएगा तो आपका कितना आएगा, 15 आएगा। तो क्या करेंगे, 15 माइनस 4 प्लस 3 करेंगे तो आपका यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15 3 18, 18 में से 4 गया तो आपका कितना आएगा, 14 आएगा। यानी कि सिंप्लीफिकेशन का आंसर कितना आएगा, 14। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर दिया गया है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 10% कम हो जाती है, यदि वृत्त की त्रिज्या 10% कम हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो यहाँ पर जब हमें पता है कि एरिया यानी कि किसी वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आपका किसी वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि पाई में तो कोई चेंज नहीं आएगा, जो पहले वृत्त का पाई था वही दूसरे में भी जो है पाई, लेकिन त्रिज्या में क्या बोला गया, 10% की कमी आ गई। क्या हुआ, 10% की कमी आ गई। यानी कि 10% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार आपको परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बता चुका हूँ। जैसे कि 10% है, परसेंट को हटाएंगे नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। 1 शून्य काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1/10। यानी कि आपका 10% को हम लोग यहाँ पर 1/10 भी लिख सकते हैं। यानी कि उसकी त्रिज्या में 10 यूनिट की अगर कोई पहले त्रिज्या थी तो उसमें क्या हुई, 1 यूनिट की कमी हो गई। यानी कि पहले 10 यूनिट की त्रिज्या थी तो अब कितनी हो गई, 9 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट की कमी हो गई। तो त्रिज्या यानी कि आर आपका यहाँ पर कितने बार आता है, तो 2 बार आता है। ये किसी वृत्त के एरिया में आर आपका कितने बार गुना किया जाता है, 2 बार। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया हम लोग कितने बार करेंगे, 2 बार करेंगे। यानी कि दूसरे बार में भी त्रिज्या 10 यूनिट त्रिज्या थी तो कितने हो गए, 9 हो गए। दोनों तरफ गुना करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 10 100 हो जाएगा, 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है पहले आर स्क्वायर का वैल्यू कितना था, 100 था, तो दूसरे बार में आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 81 हो गया। तो जो आपका यहाँ पर अंतर है उतनी आपका क्या होगा, क्षेत्रफल यानी कि एरिया में अंतर होगा। तो कितने का यहाँ पर अंतर है, तो यहाँ पर 19 का अंतर है। और 19 का अंतर जो है किस में आया, पहले वाले में से जो है
चेंज किस में हुआ है, तो पहले वाले में से चेंज हुआ है। तो नीचे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, परसेंट में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 यहाँ पर 100 कट गया तो आपका कितना आ जाएगा, टोटल 19% आ जाएगा। यानी कि उसके क्षेत्रफल में जो है कितने प्रतिशत की कमी आएगी, तो 19% की कमी आएगी। अगर आप इसे डायरेक्ट बनाना चाहते तो एक फार्मूला भी याद रख सकते कि 2% को 1% में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई 100 करते हैं। क्या करते हैं, a प्लस बी यानी कि पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट प्लस पहला इंटू दूसरा परसेंट बटा 100 करते हैं। तो पहले परसेंट में जो है कमी हुई यानी कि -10, फिर दूसरे परसेंट में भी कमी हुई यानी कि -10। यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है, लेकिन यहाँ पर a आपका क्या है, -10 है, और आपका b यानी कि दूसरा परसेंट भी क्या है, -10, या नीचे आपका क्या है, 100 है। तो -10 कितना हो गया, -20 हो गया। यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है, लेकिन 10 नहीं 100 आपका कट गया, माइनस माइनस आपका क्या हो जाता, प्लस हो जाता है। यानी कि 1 इंटू 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो यानी कि -20 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा आपका, -19। यानी कि कुल मिलाकर 19% की क्या हुई, कमी हुई। तो आप चाहे तो रेशियो मीटर से भी बना सकते हैं या फिर आप ये फार्मूला भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर आज दोनों स्थितियों में आपका ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर दिया गया है कि एक मिश्रण में 4:3 के अनुपात में दूध और पानी है। एक मिश्रण में 4:3 के अनुपात में दूध और क्या है, पानी है। फिर बोला गया कि जब इस मिश्रण में 5 लीटर क्या मिलाया जाता, पानी डाला जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 6:7 हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया, मिल्क और वाटर, यानी कि दूध और पानी का अनुपात कितना था, शुरुआत में 4:3 था, बाद में 5 लीटर पानी मिलाने के बाद जो है दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया, 6:7 हो गया। लेकिन हमें यहाँ पर रेशियो में पता है कि जो यहाँ पर बदलाव हुआ है किस में हुआ है, पानी में हुआ है, यानी कि वाटर में हुआ है। तो मिल्क यहाँ पर रेशियो में वैल्यू क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो 4 और 6 को सेम करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, यानी कि दोनों अनुपातों में क्या हो जाएगा, मिल्क यानी कि दूध का यूनिट में मान जो है क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 4 तिया 12 और 3 तिया 9 हो गया। इधर आपका कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 9 हो गया। तो यहाँ पर दोनों रेशियो में दूध का अनुपात में जो है यूनिट में वैल्यू क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर 7 दूनी 14 होगा, आपका कितना होगा, 7 दूनी 14। लेकिन यहाँ पर दूध में पानी में जो है यहाँ पर कितने का चेंज मिल रहा है, यहाँ पर 9 यूनिट है, यहाँ पर कितना हो गया, 14 यूनिट है। यानी कि दोनों में अंतर कितने है का अंतर है, तो 5 यूनिट का अंतर है। तो 5 यूनिट, जितना यहाँ पर यूनिट में अंतर है उतना ही यहाँ पर क्या है, पानी में अंतर है। यानी कि 5 यूनिट बराबर कितने लीटर है, 5 लीटर। यानी कि 1 यूनिट बराबर कितने लीटर है, तो 1 लीटर है। यहाँ पर पूछा आपसे क्या जा रहा है कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, तो मिश्रण में 1 यूनिट बराबर 1 लीटर है, तो 12 यूनिट बराबर आपका कितना होगा, 12 लीटर ही होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से जो है बिल्कुल लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।